हेलो एवरीवन। मेरा नाम गुंजन सिंह है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 16th प्राप्त किया है। यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और इसके पहले मैंने प्रीलिम्स दिया था। पहले अटेम्प्ट पे वो क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और इस साल मेरा चयन हो गया है। और मैंने इसके पहले आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके पश्चात मैंने 1 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सिटी बैंक में जॉब किया। रिगार्डिंग माय स्ट्रैटेजी, जो मैंने अपने इस एग्ज़ाम में जो मैंने फॉलो किया है, ये काफ़ी एक ट्रायल एंड एरर मेथड रहा है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। मुझे इस पूरे 3 साल में काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं और उनमें समझा है कि क्या सही है क्या नहीं गलत है। तो जैसे मैं अगर अपने पहले अटेम्प्ट की बात करूं, जब जिस साल मैंने सबसे पहली बार प्रीलिम्स दिया था वो 2017 में था और उसमें मुझसे यह गलती हुई कि मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी, उसमें कमी नहीं रखी, पर जब कहते हैं कि प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना टेस्ट पेपर पे या मॉक टेस्ट लगाना और या फिर उसमें ये सोचना कि मैं कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करूंगी, तो इस चीज़ पे मैंने अच्छे से फोकस नहीं किया था। जबकि हम जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो जितना हम पढ़ते हैं उसके साथ के साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट उतना ही होता है कि हम कैसे अप्रोच करते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा आभास नहीं था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक पढ़ाई पे ही ध्यान दिया और जो कहते हैं ना कि स्मार्ट लर्निंग है, स्मार्ट मेथड ऑफ स्टडिंग, ये मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट के जो एक फेलियर मिला मुझे उसके बाद ये समझ में आया। तो उसके बाद वाले जब दूसरा प्रीलिम्स मैंने दिया तो मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले साल में एक अच्छी तैयारी हो गई थी, तो मुझे प्रीलिम्स में फिर उतना नहीं फोकस करना पड़ा। इस बार मैंने फोकस किया कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि आप लोग कोई भी एक रिजिड अप्रोच मत अपनाइएगा जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। रिजिड अप्रोच एज इन कि अगर आपने एक तरीका, एक फॉर्मेट सोच लिया है आंसर राइटिंग का, तो आप हमेशा ये मत सोचें कि यही सही होगा और मैं इसी को ही लेके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप हमेशा उसमें, अगर आपको जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आपको रिव्यूज मिलते हैं उसमें कि मोर डायग्राम्स ऐड करिए या फिर अपने कंक्लूजन को या फिर अपने इंट्रोडक्शन को और स्पेसिफिक बनाइए, तो उन सब पे आप लोगों को ये हमेशा मतलब निरंतर आप लोग प्रयास करते रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी हैं और मैंने नोटिस किया है कि विद एवरी अटेम्प्ट, विद एवरी आंसर आई हैव इम्प्रूव्ड। रिगार्डिंग माई स्ट्रैटेजी, मैं ये बोलूँगी, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आपका ये पहला साल है, तो मैं बोलूँगी कि डोंट रश इनटू थिंग्स। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत ढेर सारा एक रेडीमेड मटेरियल मिलेगा हमेशा, पर मैं कहूँगी कि जब तक आप खुद से थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, तो आप चीज़ों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके लिए वो बस हमेशा एक ओवर कहते हैं कि बस ऊपरी एक उथली पढ़ाई की तरह रहेगा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि मैंने 1 साल बहुत अच्छे से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे दिए उस पेपर को पढ़ने में। मैं एडिटोरियल पढ़ती थी और उस एडिटोरियल को ऐसे 4-5 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ब्रेक करके एक A4 शीट के पेज में समराइज करती थी। तो ये सब तरीके थे, क्योंकि इस तरीके से ही मैं अभ्यस्त हो चुकी थी कि हाँ, ये नए नए कॉन्सेप्ट हैं, इनको ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना है। मैंने कुछ कोचिंग क्लासेस की थी अपने पहले साल में, तो मैं रूम पर आती थी और जल्दी से उनका एक साइनॉप्सिस बना लेती थी। मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक छोटे से पन्ने में समराइज कर लेना। तो ये सब छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं बोलूँगी कि आप लोग ये करना, इन सब में मत चूकना। और जो चीज़ें मैं ये आपको बताने बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है, तो मैं ये बोलूँगी कि डोंट लूज़ योरसेल्फ इन द प्रोसेस। मतलब ये काम बहुत लंबा होने वाला है, थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाएगा एट टाइम्स, सो जस्ट डोंट लूज़ योरसेल्फ इन द प्रोसेस। आप लोग जो भी एक चीज़ करते हैं, मतलब कोई भी जिसे हम हॉबी कहते हैं, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, ये सब आप साइड में करते ही रहिएगा, क्योंकि तभी उसके बाद जब आप वापस से अपनी पढ़ाई में आएंगे तो वो एक नए विगर के साथ और एक नए जोश के साथ आप ये काम कर सकते हैं। रिगार्डिंग माय मेंस आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि बस
तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए आंसर राइटिंग। जबकि मैं कहूँगी कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे डिस्कस हो गया, जैसे कमेंट हो गया, एग्जामिन हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, हमें इन सब वर्ड्स के भी पहले अच्छे से मतलब समझने चाहिए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जैसे अगर डिस्कस आता है तो आपको ये समझना चाहिए कि दिस इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन विद द इवैल्यूएटर, तो इसमें आपको क्वेश्चंस थोड़े पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने चाहिए। मतलब ये एक मेरा नजरिया है। ये आप लोग अपने आप से करके देखिएगा, आप देखिएगा कि आपको टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स मिल रहे हैं और उसी हिसाब से इम्प्रूव करिएगा। ये मतलब कोई, मैं इसे ये नहीं कहूँगी कि यही फाइनल एक वो तरीका होगा। जैसे कमेंट है तो मुझे लगता है कमेंट में आप अपने व्यूज लिखें कि आपका क्या मानना है। जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि ऐसा है कमेंट, तो आप ऐसे स्टार्ट करें कि यस आई एग्री और नो आई डिसएग्री, और आप जो भी एक व्यू दें उसका एक काउंटर पॉइंट भी आखिरी के एक पैराग्राफ में, कंक्लूजन के आखिरी में दें। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरा ये ट्रायल एंड एरर मेथड था, जो मैंने ऐसे धीरे धीरे अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से और 2-3 जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे उनको उनमें बार बार अपने कहते हैं कि रिव्यूज को पढ़ करके ये सब इम्प्रूव किया। जीएस के लिए जो मेंस जीएस के लिए जो मेरे सोर्सेज थे, मैं ये कहूँगी कि हमें ऐसे बहुत से बुक्स मार्केट में मिल जाएंगे, पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोग हमेशा एनसीईआरटी पे ही फोकस रखें। एनसीईआरटी हमारा फंडामेंटल बेसिस है, एनसीईआरटी ही पूरा नॉलेज का एक कहते हैं ना स्रोत है। और यूपीएससी में खुद हमें लिख के आता है रूल्स में कि हम नहीं चाहते कि आपको एकदम उस सब्जेक्ट का मास्टर बन के रहना है। वो यूपीएससी चाहता है कि हमें बस उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है, क्या डिमांड है। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स फॉर एवरीथिंग। तो खासकर जीएस 1 में अगर मैं बात करूं, जिसमें टॉपिक्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, अपना मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, ये सब के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग एकदम एनसीईआरटी पे ही स्टिक करें। हमारी जो 9 से 12 तक की एनसीईआरटी है, इट इज़ टू गुड। अगर आप उसकी ही रीडिंग अच्छे से करते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। रिगार्डिंग जीएस2 जिसमें मेन हमारा पॉलिटी है, उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको उसका अध्ययन किया था। और गवर्नेंस के लिए मैं जिस कोचिंग में मैंने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, वाजीराम एंड बी, वहाँ से हमें एक बुकलेट मिलती थी, तो वहाँ से मैंने गवर्नेंस की पढ़ाई की। और गवर्नेंस में मोस्टली हमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, या फिर वैसे ही क्वेश्चंस का वो रुझान रहता है। तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप जो भी आपका करंट अफेयर्स का सोर्स है उसे पढ़ें। तो मैंने विजन आईएएस के मंथली बुकलेट्स और उनके मेंस 365, पीटी 365, इन सबको रेफर किया था अपने गवर्नेंस के लिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी मैंने उसको करंट अफेयर्स के हिसाब से ही रखा था, जितना भी करंट अफेयर्स में आता था उसी से ही रेफर किया था। और जीएस3 की इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो जीएस3 में इकोनॉमिक्स है वो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो काफ़ी ओवरलैप हो जाता था एग्रीकल्चर और बाकी टॉपिक्स के, तो वो मुझे मेरे ऑप्शनल से मुझे उसमें मदद मिल जाती थी। और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गए या बाकी टॉपिक्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं इन सब के लिए गूगल का, मतलब मैंने इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल किया है। मैंने कीवर्ड्स को गूगल किया है और उनके मीनिंग्स ढूंढे हैं, और फिर केस स्टडीज या रिलेवेंट एग्जांपल्स के लिए जो भी अपनी करंट घटनाएं घट रही हैं वहाँ से मैंने एग्जांपल्स उठाए हैं या केस स्टडीज वो सब यूज़ किए हैं। मैं अब जीएस3 की बात करूं, जिसमें मेजर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल ऐसे इश्यूज की बात होती है, तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मुझे वहाँ से काफ़ी मदद मिल गई थी। तो मुझे ऐसे स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ा था, और मैंने जो मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज थी मैंने उसका यूज़ किया था। और जो अलग बाकी टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी या साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। मैंने जो भी सिलेबस के कीवर्ड से मैंने उन सबको गूगल किया, वहाँ से मैंने मीनिंग्स उठाए उन सब के, क्या डेफिनेशन हो सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, इन सबको गूगल किया। और इन सब के मैंने करंट रिलेवेंट एग्जांपल्स देखे कि ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। साथ के ही क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैंने जहाँ जहाँ पर डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट, ये सब यूज कर सकती थी सारे ही तीनों जीएस में। इनफैक्ट एथिक्स में भी मैंने इन सब का काफी यूज किया है, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी थी ज्योग्राफी ऑप्शनल से। और रही बात जीएस4 की एथिक्स की, तो मैं कहूँगी कि ये मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था बाय द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन,
क्योंकि जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था, जब मैं मीन्स लिख रही थी, तब मैं बहुत कम पढ़ पाई थी एथिक्स को और मैं समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पेपर। पर इस अटेम्प्ट में मैंने एथिक्स पे अलग से फोकस किया और मैंने देखा कि ये बहुत ही पर्सनल पेपर है, मतलब एकदम हम अपनी जो कहते हैं ना कि दिल की बात अगर लिखनी है तो आप इस पेपर में लिख सकते हैं। मैंने सारे कीवर्ड्स जितने भी थे जो सिलेबस में हैं उन सबको तो पहले गूगल करके उनके अच्छे से मतलब समझने की कोशिश की और एक छोटे से छोटे मतलब जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनका मतलब और इनके बीच में भी क्या डिफरेंस है, सिंपैथी, कंपैशन, ये एक जैसे लगते हैं पर फिर इनके भी सिमिलैरिटी और इनके डिफरेंसेस। तो इस तरीके से मैंने पढ़ने की कोशिश की इन डेप्थ की इनका क्या मतलब हो सकता है। के लिए मैं आपको अगर कुछ डूज और डोंट्स गिना सकूं तो सबसे पहले मैं डोंट्स बता देती हूँ। डोंट्स में ये होगा कि सबसे पहले आपका जो अप्रोच होगा वो बहुत ही रिजिड ना रखे, मतलब रिजिड इन द सेंस डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, अपने आप को पनिश मत करें इस प्रोसेस में, मतलब डोंट लूज योर सेल्फ, अपना भी रूटीन एक अच्छा रखें, एक हमेशा एक अपना टाइम टेबल अच्छे से बना करके रखें और उस हिसाब से पढ़ाई करें। साथ के साथ ही डू नॉट बी रिजिड ऑन चूजिंग कि आपका कोई अगर मेंटोर है, कोई गाइड है और अगर वो कोई चीज समझाता है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट सूटिंग योर प्लान और योर क्राइटेरिया, तो हर चीज को अपने हिसाब से फिट करके रखें बिकॉज दिस वुड बी योर पर्सनल जर्नी। और डोंट्स में मैं ये बोलूंगी कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, जैसे कि अगर प्रीलिम्स है तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स मतलब जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करके जाएं, इन इन चीज़ों को मत छोड़ें। डोंट्स में मैं ये भी बोलूंगी कि कभी भी एग्जाम दे करके रिजल्ट का वेट ना करें, मतलब हम लोग काफ़ी टाइम वेट करते रह जाते हैं कि अच्छा मार्क्स देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही एग्जाम दें तुरंत थोड़े दिन अगर रेस्ट करना है तो करें और तुरंत वापस से उस चीज़ पर लग जाएं, डोंट ब्रेक द कंटिन्यूटी। और आंसर राइटिंग में मैं कहूँगी कि डोंट में यही बोलूँगी कि डू नॉट रश, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि ऐसा अपना एक उसमें भी रिजिड मत बने, हमेशा ट्राई करें कि जो भी क्वेश्चन का कीवर्ड है, जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, एकदम उसी को ही हिट करें और कैसे उसी में ही अच्छा कर सकते हैं ये सब काम करें। और डूज में मैं ये कहूंगी कि आई गेस जो भी डोंट्स होंगे वही सारे उसी का ही अगर आप वो कर लेंगे तो वो डूज में ही हो जाएंगे, वो सेम ही होने वाला है। और दिस वुड बी अ लॉन्ग जर्नी, दिस वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, तो खोई नहीं। और जैसे मेरा सहारा काफी वीर रस की कविताएं हुआ करती थी इस समय में, तो मैं वो सब पढ़ती थी। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन सब की जो कविताएं थी कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ये सब जब मैं पढ़ती थी तो एक उमंग की लहर दौड़ जाती थी। तो मैं कहूंगी कि आप लोग भी हतोत्साहित ना हो, लगे रहें और एक जितना भी टफ प्रोसेस होगा अगर आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी।